संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2024 में करीब 7% की दर से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीले निजी उपभोग के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वानुमान है कि यह साल 2024 में 6.9% विकास दर से बढ़ेगी और 2025 में यह विकास दर 6.6% रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी मांग में कमी के चलते निर्यात दर कम रह सकती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल और केमिकल निर्यात में तेजी की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने इससे पहले जनवरी में अपने पूर्वानुमान में साल 2024 के लिए भारत की विकास दर 6.2 बताई थी, लेकिन अब इसमें संशोधन करके 6.9% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मजबूत घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी मजबूत विकास का भारत को फायदा मिला है। हालांकि 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। इन दिनों देश के कई इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं हरियाणा के सिरसा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शुक्रवार को देश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को देश के कई स्थानों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा। खासकर राजस्थान के अधिकतर इलाकों में, दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिलों में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को कहा कि 18 मई से पूर्वी और मध्य भारत में भी गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित चिंता पर जोर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल भाजपा उम्मीदवार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीएमसी कानूनी कार्रवाई का भी सहारा लेगी। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करके शिष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। गुरुवार को जारी एक वीडियो में जस्टिस गंगोपाध्याय को यह कहते हुए सुना गया कि ममता बनर्जी को कितनी कीमत पर बेचा जा रहा है। इस वीडियो के जारी होने के बाद ही टीएमसी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। टीएमसी ने इसे महिलाओं का अपमान करने की भाजपा की गारंटी करार दिया। वहीं भाजपा ने इस वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर संदेह जताया है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि गंगोपाध्याय एक उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने आगे कहा, वह बंगाल की संतान हैं। उनकी ऐसी भाषा को लेकर हम बंगाल के लोग ही अपमानित हैं। गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव गंगनानी में व्यापारियों में पुलिस के वन वे गेटवे सिस्टम के खिलाफ भारी आक्रोश है। गंगनानी के व्यापारियों ने शुक्रवार को गेटवे सिस्टम के खिलाफ अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि गंगोत्री धाम जाने वाला यात्री गंगनानी के गर्मकुंड में स्नान कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है, लेकिन इस वर्ष पुलिस के गेटवे सिस्टम के कारण गंगनानी में एक भी वाहन नहीं रुक रहा है। इस वजह से गंगनानी के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने बैंक और अन्य जगहों से लोन उधार लेकर दुकानें खोली हैं। ऐसे में अगर गंगनानी में यात्री नहीं रुकता तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब उमड़ने से राज्य सरकार की व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना चुनावी दौरा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा है। आते ही उन्होंने राज्य सचिवालय पहुंचकर चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और यात्रा को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए
फिलहाल 3 दिन के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। यह रोक शुक्रवार 17 मई से 19 मई तक रहेगी। मुख्यमंत्री ने चारधाम के सभी मार्गों के एंट्री प्वाइंट एवं विकासनगर, यमुना पुल क्षेत्र, धनौल्टी, सुवाखोली में भी सख्ती से चेकिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी नागरिक की आज़ादी के संबंध में एक दिन अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अमनदीप सिंह ढल्ल ने अपने वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट बीते कई महीनों पर ढल्ल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट को जल्द जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियमित जमानत पर हाई कोर्ट 40 मौकों पर सुनवाई कर चुका है और अब मामले को 8 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। पीठ को बताया गया कि बीते साल जुलाई में नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि 40 सुनवाई के बाद भी आप नियमित जमानत पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जो मामले नागरिकों की आज़ादी से जुड़े हैं, उनमें एक दिन मायने रखता है। नियमित जमानत का मामला बीते 11 महीनों से लंबित है और इससे याचिकाकर्ता की आज़ादी का हनन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 प्राधिकरणों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे गौतम बुद्ध नगर में अंतिम छोर तक संपर्क सुधारने के लिए कम से कम 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करें। अधिकारियों ने बताया कि टेंडर संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगले 3 महीनों में सेवा शुरू हो जाएगी। यह फैसला उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक के दौरान लिया गया। वे राज्य के औद्योगिक और अवसंरचना विकास आयुक्त भी हैं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 3 शहरी क्षेत्रों के लिए व्यापक गतिशीलता योजना मोबिलिटी प्लान पर चर्चा हुई, जिनमें सिटी बस सेवा नहीं है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। इस मोबिलिटी प्लान में आगामी जेवर नोएडा हवाई अड्डे के लिए सिटी बस कनेक्टिविटी भी शामिल है। सिंह ने कहा, हमने 3 औद्योगिक निकायों के साथ विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भीतर यात्रा करने वाले यात्रियों को विश्वसनीय सेवा प्रदान करने वाली सिटी बस सेवा चलाने की जरूरत है। हमने तीनों प्राधिकरणों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। CBI ने शुक्रवार को बंगाल में TMC के 2 नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी साल 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में की गई। CBI ने बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के काठी इलाके में TMC नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। CBI अफसरों की एक टीम ने काठी ब्लॉक नंबर 3 में TMC नेता देबव्रत पांडा के घर छापेमारी की। साथ ही दूसरे ब्लॉक में TMC नेता नंददुलाल मैती के घर पर भी कार्रवाई की। CBI अफसर ने बताया कि पांडा और नंददुलाल के बेटे का नाम 52 अन्य आरोपियों के साथ FIR में है। हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता जन्मेजय दुलाई की मौत हुई थी। CBI अफसरों ने बताया कि आरोपियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ भी होगी। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव बाद हिंसा मामले में 30 आरोपियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा, जिसके बाद CBI ने छापेमारी की कार्रवाई की। मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजे आने के साथ ही बंगाल में हिंसा की घटनाएं हुई।